जय हिंद। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आराम करते हुए भी कुछ वक्त निकाल के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फंडामेंटल राइट, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब होता है? मौलिक अधिकार मतलब मूलभूत अधिकार, मतलब इंसान होने के नाते भारत में जन्म लेने के साथ ही हमें कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। अब देखो, प्रीवियस क्लासेस में आप सबने देखा कि बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे बहुत सारे क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे पॉलिटी के टॉपिक्स, और इन सब के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा है, उसका स्रोत क्या है। तो उसका स्रोत है भारत की जनता। उसका सोर्स क्या है? पब्लिक, वी द पब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो जो पब्लिक है उसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान से। ठीक है ना? और ये ऐसे अधिकार हैं जो कि कोई नहीं छीन सकता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो। राइट टू एजुकेशन होता है, फ्रीडम टू रिलीजन होता है, इक्वलिटी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये पहले 7 थे, अभी 6 हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक बात और याद रख लेना, ये जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये पूरे संविधान का सबसे क्रीम पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में ये किस भाग में है और कौन से आर्टिकल्स में है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। ठीक है ना? और आर्टिकल है इसका 12 से 35। जो फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से ही इसको याद करते चलो। कितने हैं टोटल? ये टोटल 6 हैं। पहले मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, फिर मैं एक डिटेल पेज लेके आऊँगा, उसमें अच्छे से आपको बताऊँगा। तो एक होता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है ना, मतलब समता का अधिकार। फिर होता है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। फिर होता है फ्रीडम टू रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है एजुकेशनल राइट, मतलब शिक्षा का अधिकार। फिर होता है कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपके अधिकारों का क्या ना कर सके, हनन ना कर सके मौलिक अधिकारों का, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ। तो ये फिर से देख लेते हैं कौन कौन से 6 अधिकार हैं। तो आप देख सकते हो, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है कल्चर और एजुकेशनल राइट, मतलब आपके संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठो और वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलो। तो पहली बात, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ पर है? संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 12 to 35। अब देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें। सबसे पहली बात, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया हुआ है। ठीक है ना? कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से लिया हुआ है। अब देखो, संविधान के भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को एक ही बात है, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है ना? मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए, जब भी अधिकारों की बात चलती है या मौलिक अधिकारों की बात चलती है, तो ये पहला जो इनिशिएटिव हुआ था, इसका जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1215 में। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1215 ईस्वी में। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये एक धुंधला सा यहाँ पर इमेज बना हुआ है, यही है मैग्ना कार्टा। सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे, जॉन, इनका नाम था जॉन। इन्होंने क्या किया था, जो मजदूर होते थे, जो दास होते थे, उनको पहली बार अधिकार दिया था इन रिटेन। तो लिखित रूप से सबसे पहले जो अधिकार दिया गया था, मौलिक अधिकार दिया गया था इंसानों को, ह्यूमन होने के नाते, वो दिया गया था इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा। और ईयर था 1215। ठीक है, और ये लैटिन भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो इसको। ठीक है, तो इसीलिए हम जब भी महान अधिकारों की बात होती है, ठीक है ना, जब भी अधिकारों की बात होती है तो हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मौलिक अधिकार है संविधान का सबसे क्रीम पार्ट है,
इसलिए इसको बोल देते हैं मैग्ना कार्टा। मतलब पूरे संविधान के द्वारा हमें जितने भी अधिकार प्राप्त हुए हैं उन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है, महान अधिकार है, वो है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। इसलिए भाग 3 को या इन अनुच्छेदों को, मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा कहाँ से आया है? इंग्लैंड से आया हुआ है। क्या है ये? पहली बार किसी को इंसान होने के नाते, चाहे वो मजदूर हो या फिर दास हो या गुलाम हो, उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, प्रारंभिक रूप से भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? प्रारंभिक रूप से भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अब देखो अगला फैक्ट देखो, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, पहले 7 थे, उनमें से एक था संपत्ति का अधिकार। इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से खत्म कर दिया। कहाँ पर? फिर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको प्लेस्ड कर दिया गया कहाँ पर? आर्टिकल 300A में, 300 का जो ए है यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, तो ये आज के समय एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना? कैसे हटा दिया गया है इसको? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना? अभी क्या है? ये कानूनी अधिकार है। कहाँ पर है रखा हुआ है इसको? तो इसको रखा हुआ है अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, पहले कहाँ था? तो ये था 19 के F में, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब एक हट गया, तो टोटल कितने बचे? अब बचे 6। तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं आप इसको देख लो हिंदी में अच्छे से। पहला है समता का अधिकार, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट जो है 6ठे नंबर का, ये कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल से देखेंगे। तो एक बार आप इनके आर्टिकल्स भी देख लो। मैंने आपको बताया 12 से 35 तक, कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, लेकिन ये जो शुरू हो रहा है यहाँ पर 14 से, तो इसका मतलब है 12 और 13। इसमें क्या होगा? इसमें कोई अधिकार नहीं होगा, इनके प्रोसीडिंग से संबंधित या परिभाषा वाली बातें होंगी। ठीक है, तो एक बार आप देख लो कि कौन सा स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो समता का अधिकार, समता का मतलब और समानता दोनों एक ही होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया था। समता और समानता एक ही बात है। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इसका वर्णन है 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम, ये कहाँ पर है? 19 से 22, आर्टिकल 19 टू 22 तक है। ठीक है ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, इसमें 2 है ना केवल, तो एक है इसमें बाल श्रम और एक है बालात श्रम, मतलब जबरदस्ती अगर कोई आपसे फोर्स लेबर करवाता है, तो 23 और 24 में। 5वें में बात करते हैं, इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद 5th नंबर पर क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये 29 और 30 में है। और सबसे लास्ट में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में। ठीक है, अब हम इसको इसी क्रम में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देख लो 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में मैंने आपको बताया ना, 12 और 13 में क्या होगा? कोई भी अधिकार नहीं होगा। क्या होगा? परिभाषा या प्रोसीडिंग, ये सब होगा। ठीक है ना? तो 12 में क्या है? परिभाषा किसकी? मौलिक अधिकारों की परिभाषा। 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये पूरा मैंने नहीं लिखा है, ये शून्य होंगी। इसका पूरा क्या होता है? शून्य होगी, मतलब जो भी कानून बनेगा, ठीक है ना, वो इसके कॉन्ट्राडिक्शन में बन ही नहीं सकता। जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनका अल्पीकरण, मतलब आपके फंडामेंटल राइट को खत्म तो दूर, अल्पीकरण भी नहीं कर सकता, कम भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कानून या संसद जो भी है, संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो आपके मूल अधिकारों के इरेलेवेंट हो, असंगत हो, या उनका अल्पीकरण मतलब उसको मिनिमाइज करे, ऐसा कानून नहीं बनेगा। तो 12 में है डेफिनेशन, और 13 में क्या है? कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स को मिनिमाइज करे। आगे देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमने देखा था समता का अधिकार, या इसी को समानता भी बोलते हैं, समानता का अधिकार, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें टोटल है 14 से लेके 18 तक। आप देख लो कौन कौन से हैं। 14 से लेके 18 तक हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के नज़र में सब इक्वल होंगे। 15 में क्या है? 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है, प्रतिषेधित है। ठीक है ना? मतलब पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी ओरिजिन का हो, किसी भी कास्ट का हो, मेल हो या फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, या फिर जन्म स्थान के आधार पर,
ठीक है ना। कोई भी भेदभाव इलीगल है, ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, ये कहता है 15। ठीक है ना। अब 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब भारत क्या है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधताओं का देश है। तो जब भी लोक नियोजन होगा तो वहाँ पर सबको इक्वल अवसर दिया जाएगा। ठीक है ना, सबको इक्वल अवसर दिया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जामों में। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं। ये पहले बहुत ज़्यादा था इंडिया में, है ना। जो छुआछूत है इसका खात्मा कर दिया गया है कहाँ पर, आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब पहले के लोग अपने नाम के साथ महाराजा और भी कई सारे टाइटल लगाते थे, तो वो सब चीज़ें खत्म कर दी गई हैं, ताकि क्या हो, समाज में इक्वलिटी बना रहे, सबको क्या लगे कि हम सब इक्वल हैं। अब देखते हैं इसको हम याद कैसे रखेंगे। 14 से लेकर 18 तक जो भी अनुच्छेद हैं, इसको आप एक स्टोरी टाइप याद रख सकते हो। अब जैसे पहले में क्या है, 14 में क्या है, नंबर 1, ये सभी एक बात आप समझ लेना, ये जो सभी अनुच्छेद हैं ना, ये 14 से लेकर 18 तक, ये जो 4 अनुच्छेद हैं, ये क्या हैं, 4 नहीं मतलब 5 अनुच्छेद हैं, ये क्या हैं, ये समानता प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, समता का अधिकार है। ये सभी क्या है, समानता प्रदान करते हैं। ठीक है ना, इक्वल राइट टू इक्वलिटी है ये सभी। अब इसको एक कहानी के थ्रू समझेंगे। मान लो सोसाइटी में 2 वर्ग है, एक वर्ग काफ़ी अपलिफ्ट है, दूसरा वर्ग काफ़ी डाउन ट्रूडन है। मतलब एक वर्ग काफ़ी मतलब अच्छे फाइनेंशियल स्थिति में है, उसकी जाति भी ऊंची है ना, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है ना, वो कुलीन है काफ़ी। दूसरा वर्ग इसके उलट है, मतलब वो भी भारत का ही निवासी है लेकिन फाइनेंशियली वीक है वो, उसके बाद जो है कम पढ़ा लिखा है, नीची जाति का है, छोटी जाति का है, काफ़ी डाउन ट्रूडन है वो, काफ़ी मतलब रूट लेवल का व्यक्ति है वो। ठीक है, अब 2 व्यक्ति है। अब भारत के संविधान में सबको क्या बोल दिया, सब इक्वल है। ठीक है, तो कंप्लेन कौन करेगा, जो नीचे वाला व्यक्ति है, जो डाउन ट्रूडन है ना, जो काफ़ी नीचे तबके का है। तो उसको इक्वल करने के लिए कानून में क्या कह दिया गया कि कानून के नज़र में सब समान है। लेकिन ये खुश नहीं हुआ, कौन, एक को आप ए मान लो और ये बी कौन है, ये डाउन ट्रूडन है, ये क्या है, अपलिफ्टेड है, ये ऊंचे हैं, ये नीचे लोग हैं। ठीक है, तो बी कहता है कि आपने बोल तो दिया, लेकिन अभी भी क्या है, ये लोग हमसे धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो ऊंचे लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप कास्ट वगैरह से मत लेना इसको पर्सनली, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वाली कोई भी बात नहीं है, ये सब उदाहरण के लिए है। ठीक है, तो अब क्या करेगा सरकार, बोलेगा चलो ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं, कानून बना दे रहे हैं कि इन जो भी आधार आपने बताए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान, इसके आधार पर भी भेदभाव प्रतिषेधित कर दिया हमने, मतलब कोई भी नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, तो भी नहीं खुश हुआ ये जो बी है, फिर भी खुश नहीं हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार हैं, वो अच्छे स्कूल में जाते हैं, ठीक है ना, उसको जल्दी नौकरी मिल जाती है। जो नौकरी जो लोग नियोजक है, जो एम्प्लॉयर है, वो ऊंचे लोगों को नौकरी दे देते हैं। तो सरकार ने बोला चलो ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, लोक नियोजन में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें हम उसको बैलेंस करेंगे, इसलिए रिजर्वेशन वगैरह भी दिए जाते हैं। तो लोक नियोजन में समता दे दिया, तब भी बी खुश नहीं हुआ। बी कहता है कि चलो सब कुछ आपने कर दिया, कानून के नज़र में समान कर दिया, धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पे भेदभाव खत्म कर दिया, लोक नियोजन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी आपने इक्वलिटी ला दी, फिर भी ये लोग हमें मतलब हे दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा सा डिस्गस्टिंग नज़र से देखते हैं, हमें नहीं छूते हैं, हम कोई वस्तु छू देते हैं तो उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, सरकार ने क्या बोला, हम अनटचेबिलिटी को भी बैन कर देते हैं। तो 17 में अस्पृश्यता का भी सरकार ने अंत कर दिया। फिर भी बी खुश नहीं हुआ। बी क्या कहता है, बी कहता है कि अभी भी ये जो बड़े लोग हैं, ये अपने नाम के साथ जमींदार लगाते हैं, ठीक है ना, अपने नाम के साथ महाराज लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हमें थोड़ा सा इक्वलिटी का भावना नहीं आता। तो सरकार ने बोला चलो ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सरकार ने क्या कर दिया, उपाधियों का भी अंत कर दिया, जो टाइटल्स ये लोग लगा लेते थे इसका भी अंत कर दिया, मतलब कानून की नज़र में कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा। तो ऐसे आप याद रख लेना कि सबसे पहले ए और बी दोनों को हमने कानून के सामने इक्वल कर दिया, फिर जाति, धर्म, मूल वंश, इसके आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया, फिर बी को भी हमने लोक नियोजन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया, फिर सरकार ने क्या कर दिया, अनटचेबिलिटी बंद कर दिया, फिर सबसे लास्ट में उपाधियों को का अंत कर दिया।
तो इस तरीके से आप इसको याद रखने की कोशिश करना। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर है, सबसे पहले आप ये देख लो। स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये है आर्टिकल 19 में, ठीक है ना। आर्टिकल 19 से लेकर आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ था, 22 तक पढ़ा हुआ होगा, है ना। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, इसमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी, सॉरी राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अब 19 में क्या है, ए से लेकर जी तक क्लाउजेज हैं, ठीक है ना। ए से लेकर जी तक क्लाउजेज हैं, जिनमें से एफ जो है ये फेल हो गया है, बाकी सब अभी भी विद्यमान है। तो हम एक एक करके देखते हैं सबको। तो 19 के ए में है अभिव्यक्ति का अधिकार, आप देख पा रहे होंगे, पहले आप एक बार देख लो फिर मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा इसको। बी में क्या है, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, ये बी में है। सी में क्या है, संघ बनाने का अधिकार, जैसे कि यूनियन वगैरह होते हैं, यूनियन बना सकते हैं। डी में क्या है, देश की सीमा के अंतर्गत कहीं भी आने जाने का अधिकार। ई में क्या है, देश में निवास करने बसने का अधिकार। एफ में क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो कि फेल हो गया है ना। जी में क्या है, जीविकोपार्जन एवं व्यापार करने का अधिकार। तो ये ए से लेकर जी तक आर्टिकल 19 के 19 के क्लाउजेज हैं। अब इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ए में क्या था, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो देखो A4 वैसे भी अभिव्यक्ति ही होता है, A4 क्या होता है, अभिव्यक्ति, तो आप इसको ऐसे समझ लेना। B4 क्या होता है, बॉन्ड, आप इसको कैसे याद रखोगे, BOND, बॉन्ड से, बॉन्ड का मतलब गठबंधन करना, मतलब बॉन्ड बनाना, सभा करना, ठीक है ना। B4 बॉन्ड, तो बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हो, कहीं पर भी बॉन्ड बना सकते हो, सभा कर सकते हो, ठीक है ना। अब C4 देखो, इसका उच्चारण जो है ना, सी का संघ से, संघ भी 100 से होता है और सी भी 100 से होता है, मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा। तो C4 संघ ऐसे याद रख लेना इसको। अब D4 होता है डिस्टेंस, D4 क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब आप भारत में कहीं पर भी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, या फिर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं पर भी, है ना, आ जा सकते हो, डिस्टेंस कवर कर सकते हो। D4 डिस्टेंस, तो देश की सीमा के अंतर्गत कहीं भी आने जाने का अधिकार कहाँ पर है, डी में है। D4 डिस्टेंस, आपको ये जो की वर्ड है याद रखने का तरीका, उसको याद रखना है। E4 आपको एक्सेप्शन से याद रखना है, ठीक है। हालांकि आजकल ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप इसको ऐसे याद रखने की कोशिश करना। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट J&K, पहले क्या था, अक्टूबर 2019 से पहले एक्सेप्ट J&K, एक्सेप्ट J&K मतलब J&K के अलावा आप पूरे भारत में कहीं पर भी बस सकते थे, ठीक है ना। तो E4 एक्सेप्ट J&K, हम देश में किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। तो E4 एक्सेप्ट यही कीवर्ड है, ऐसे आप इसको याद रखना कि जम्मू कश्मीर के अलावा हम कहीं पर भी बस सकते हैं। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रावधान किए गए हैं 15 साल या 17 साल का, ठीक है। तो अभी भी टफ है वहाँ पे बसना। तो E4 एक्सेप्शन। अब F4 कैसे याद रखना है, F4 फेल होता है, फेल क्या हो गया है, वी ऑल नो, संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया, मैंने आपको बताया। और इसको कहाँ रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 का ए, 300 के ए में विधिक या कानूनी अधिकार बनाकर। तो F4 फेल क्या हो गया, संपत्ति का अधिकार। तो 19 के F में क्या होगा, संपत्ति का अधिकार। अब G4 जीविकोपार्जन, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से रिलेट हो जा रहा है। G4 जीविकोपार्जन, लोग अपने लाइवलीहुड के लिए व्यापार करेंगे, है ना, जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे। तो ऐसे आप इसको याद रखने की कोशिश करना। एक बार फिर से देख लेते हैं। A4 अभिव्यक्ति, है ना। B4 बॉन्ड, तो बिना हथियार के बॉन्ड बनाइए, सभा करिए। C4 संघ, तो संघ बनाइए। D4 डिस्टेंस, पूरे भारत में कहीं पर भी डिस्टेंस कवर करिए, है ना। E4 एक्सेप्ट J&K, कहीं पर भी बस जाइए। F4 फेल हो गया, संपत्ति का अधिकार। G4 जीविकोपार्जन के लिए आप व्यापार कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें 19 के ए से लेकर जी तक में है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने अभी देख लिया आर्टिकल 19 और 19 का ए से लेकर जी तक। अब देखो कौन कौन सा बच गया, अनुच्छेद 20, 21 और 22। तो एक ट्रिक है इसको याद रखना है, अपाकू से, अपाकू, ठीक है ना। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए अरेस्ट होता है तो उसका जो भी फाउंड गिल्टी होता है उसके अगेंस्ट जैसे अपने मर्जी का वकील करने का अधिकार होता है, 24 आवर के विदिन
जो वर्किंग डे होता है वर्किंग डे में मतलब संडे को छोड़ के मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार होता है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये किस में है? 20 में। और से आप इसको याद रख लोगे। अपाकु, पा से क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसमें क्या होता है? इसमें है कि मान लो इमरजेंसी भी लगी है, एक और यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल में भी निरस्त नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लगती है देश में तो जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स सीज कर दिए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 इमरजेंसी में भी निरस्त नहीं होते। मतलब जब बात जान की हो, अपने बॉडी की हो, ठीक है ना, कुल मिला के कभी जान पे बनाए तो आप एक्सप्लॉइट कर मतलब अब उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो इमरजेंसी लगा हुआ है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि 144 लग जाती है धारा। अब मान लो किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पर तो सबको जाना पड़ेगा, वहाँ पे गैदरिंग हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं किसमें? 21 में। तो अ से अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण, और पा से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 22 में क्या है? कु से है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण, ठीक है। तो इसको आप अपाकु से याद रख लेना। यहाँ पर एक और है 21 का ए, ठीक है। तो ये जो है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो होता है, प्राथमिक शिक्षा, उससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 का क भी एक जोड़ दिया गया है, तो आप इसको भी देख लेना। इसमें शिक्षा का अधिकार, ये भी आज के समय फंडामेंटल राइट है। अब देखते हैं अगला। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब इसमें क्या होता है? देखो, इसमें दो आर्टिकल है, एक तो है 23 23 और एक है 24। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है कि जो नरभक्षी लोग होते हैं या जो भी है, इंसानों को बेच लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। पहले ये चलता था कि इंसानों को बेच लिया जाता था, बच्चों को बेच दिया जाता था। तो मानव दुर्व्यापार, ठीक है ना, इसको बैन किया गया इसके द्वारा। बट आपका जो ट्रिक बनेगा वो बनेगा बालाश्रम से। बालात का मतलब होता है फोर्स। आप किसी को ज़बरदस्ती लेबर करवा रहे हो, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, जिसको बोलते हैं बालात श्रम। अब देखो, बालात में कितने लेटर हैं? 3 अक्षर हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो 23 को याद कर लेना है बालात श्रम, और 24 में कितने अक्षर होते हैं? 4। तो यहाँ पे याद रखना है बाल श्रम, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना है बाल श्रम, मतलब जो चाइल्ड लेबर होता है ये भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आप फिर से इसको देखो, 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, और 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। तो कुल मिला के ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है बाल श्रम की, ठीक है ना। तो बाल श्रम में कितने लीटर होते हैं? बाल श्रम में 4 लीटर होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, बाल श्रम, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये 4 लीटर किस में होते हैं? बाल श्रम में होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है राइट टू रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? इसमें है 25 26 27 और 28, ठीक है ना। 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो 25 देख लो, इसमें क्या है? अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लासेज में देखा था, जिस दिन प्रस्तावना देखा था, कि जो भारत सरकार है या भारत का संविधान है या भारत एक देश है, इसका कोई धर्म नहीं है। भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष। भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो लोग किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण, मतलब जो भी इनको उनको अंदर से लगता है, ठीक है ना, अपने अपने मन के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं? अपने धर्म को मान सकते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। 26 में क्या है? 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अपने धर्म के लिए ये प्रोपागेट कर सकते हैं, जो भी उनके फंक्शंस होते हैं वो सब कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ईद होता है या फिर दुर्गा पूजा होता है, तो जो जिनका धर्म है वो उसके लिए प्रबंध कर सकते हैं। 27 में क्या है? ये अपने धर्म के नाम पर कर लगा सकते हैं, ठीक है ना। अपने अपने संप्रदाय के ऊपर क्या कर सकते हैं? जैसे आप लोग चंदा देते हो, ठीक है, तो चंदा अंदा वसूलने का अधिकार 27 में है। और 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब अपने अपने धर्म के लोग अपने स्कूल में क्या कर सकते हैं? धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें क्या होता है?
इसमें जो माइनर होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब जो जो मुख्य धर्म है उनके कंपैरिजन में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, तो इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने वर्ग के हितों का संरक्षण कर सकते हैं। ये इसका फंडामेंटल राइट है, और ये है आर्टिकल 29 में। 30 में क्या है, 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये जो माइनर लोग होते हैं ये अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो 31 है, इसको नहीं पढ़ना है, ये ख़त्म कर दिया गया हुआ है। ठीक है, मतलब इन सब के लिए वो टैक्स वसूल सकते थे, तो ये सब चीज़ें ख़त्म कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि मान लो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स मिल नहीं पा रहे हैं, वायलेट किए जा रहे हैं लोक सेवकों के द्वारा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लो एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, तथा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो, इन अधिकारों का हनन होगा तो कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और आर्टिकल 266, ठीक है, सॉरी 226, आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में, है ना, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, रिट, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। रिट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आदेश देना। मैं अपने अगले वीडियो में 5 प्रकार के रिट के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो में मैं अभी रिट नहीं बता रहा। ठीक है, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें मैं 5 प्रकार का जो रिट होता है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लाया जाता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब हम मूल अधिकारों पर आधारित कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं भाग 3, ठीक है ना, आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है, भाग 3, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक। तो मौलिक अधिकार कहाँ पर है, भाग 3 में है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो सीधी सी बात है, अमेरिका। और हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। बट याद रख देना, जो मूल कर्तव्य है वो हमने रसिया से लिया हुआ है, रूस से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकारों को मूल क्यों कहते हैं, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, बेसिक। मूल क्यों कहते हैं, क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है ना, मतलब प्राकृतिक अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक हो, कैसा भी हो, ठीक है ना, उसकी कुछ भी स्टेटस हो, लेकिन वो अधिकार सबको प्राप्त है प्राकृतिक रूप से, इसलिए उसको बोलते हैं मूल अधिकार। नेक्स्ट, भारत का संविधान अस्पष्ट, मतलब यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये स्पष्टता से, ठीक है ना, भारत का संविधान स्पष्टता से प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कहाँ पर अंतर्निहित है ये आज़ादी, 19 के ए में। ठीक है ना, मैंने आपको याद करवाया था, ए फॉर अभिव्यक्ति, बी फॉर बॉन्ड, सी फॉर संघ, डी फॉर डिस्टेंस, ई फॉर एक्सेप्ट J&K, है ना, और जी फॉर जीविका। तो ऐसे आपको याद रख लेना है इसको। अब बात करते हैं एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर, और वो है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को हाल ही में अपने संविधान में ऐड किया गया हुआ है 1-2 साल पहले, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आने की संभावना है। तो जो लोग मेंस लिखते हैं, मुख्य परीक्षा लिखते हैं, उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे ये इसका प्रावधान आया है। ठीक है, वैसे इसका प्रावधान अभी तक नहीं मिला हमको, जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े 12 से 35 तक, तो इसका उल्लेख नहीं था। तो कुल मिला के जो मूल संविधान था उसमें निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन इसके ऊपर जब से हम गणतंत्र बने हैं 1950 से, तभी से क्या डिबेट चल रहे हैं इसके ऊपर कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ स्पष्ट नहीं था, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा डिसीजन आया हुआ है। तो चलो देखते हैं इसको अपन। तो निजता का महत्व क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि किसी भी व्यक्ति के स्वायत्तता और गरिमा, सबकी अपनी अपनी डिग्निटी होती है, इसके लिए क्या चाहिए, प्राइवेसी। इसके लिए प्राइवेसी चाहिए। तो ये प्राइवेसी जो है
ये क्या करता है, डिग्निटी को, जो सेल्फ स्टीम होता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि निजता का अधिकार हमारे लिए एक लेयर की तरह है, आवरण की तरह है, जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप को रोकता है। ठीक है ना, कि हमारे लाइफ में कोई बिना मतलब का इंटरफेरेंस ना करे, इसके लिए क्या चाहिए, निजता का अधिकार। तो देखिए जो पहला मामला था राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, यह आ गया था कब, 1954 में, 1954 का मामला है सबसे पहला। ठीक है, और उस समय जो 8 जजों की बेंच बैठी थी, एमपी शर्मा, ठीक है ना, एमपी शर्मा मामले में, उसके बाद फिर खड़क सिंह मामले में 6 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, और इन लोगों ने ये जो राइट टू प्राइवेसी है इसको फंडामेंटल राइट नहीं माना था। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फिर बात चलती रही, मामला गया हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट में भी बेंच बैठी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्लियर कट डिसीजन नहीं आता है। अब देखो ये सब शुरू कैसे होता है, ये सब शुरू होता है आधार को लेके। आपको पता होगा कि भारत में आधार अनिवार्य कर दिया गया है, सबको आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। और जो आधार कार्ड है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, जैसे हमारे सारे बायोमेट्रिक्स डेटा होते हैं, हमारे 10 उंगलियों के निशान, हमारे आँखों के रेटिना के निशान, तो सब कुछ इसमें होता है। तो कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर फिर से बहस छिड़ गई। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग आधार कार्ड को देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि आधार कार्ड में क्या क्या रहता है। तो देखिए आधार कार्ड बनाने वाली जो संस्था है भारत में उसका नाम क्या है, UIDAI। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब ये बना था उस समय नंदन नीलकोनी के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, और फिर देश भर में आधार कार्ड बनवाए गए सभी नागरिकों के। ठीक है, और ये एक ही बार बनता है, इसमें अपडेशन होते रहता है समय समय पे, लेकिन आधार कार्ड एक ही बार बनता है, और एक नागरिक को जीवन भर के लिए एक ही आधार नंबर मिलता है। और जो आधार नंबर है कितने अंकों का होता है, ये 12 अंकों का होता है। ठीक है ना, ये भी आप याद रख लेना। अब देखो ये एक विशिष्ट विशिष्ट संख्या होती है इसके ऊपर, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो आपकी पहचान व्यक्त करता है, जो आपकी पहचान व्यक्त करता है। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, ये ना नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। आधार कार्ड जो है ये सिटीजनशिप की अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ये एक पहचान पत्र मात्र है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना, ये निःशुल्क है, आपको पता ही होगा निःशुल्क है ये। ठीक है, अब देखो अब क्या होने लगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पंगा होने लगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट होने लगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो इसको अगर हम सरकार को दे देते हैं या कई सारी चीज़ों से लिंक करते हैं तो हमारी प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। तो हालांकि आजकल क्या होने लगा है, आजकल वर्चुअल आईडी आने लगी है। ठीक है ना, अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते तो 16 अंक का वर्चुअल आईडी आप दे सकते हो उसके बदले में, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। अब देखिए ये क्या है, एक आधार कार्ड का एक फॉर्मेट है ये। ठीक है, इस प्रकार से ये 448 और 412, इस फॉर्मेट में आपके आधार नंबर यहाँ पे दर्ज होते हैं। ठीक है, आपके आधार नंबर यहाँ पे दर्ज होते हैं। अब कोई भी चीज़ है, कई सारी चीज़ों में बैंक से लेकर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम होते हैं, हर जगह आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी जेरोक्स लगानी पड़ती थी। तो इससे क्या होता था, जो हमारा प्राइवेसी है ये वायलेट होता था। अब देखिए आजकल क्या होने लगा है, आजकल आधार नंबर के ठीक नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर VID लिखा हुआ है। VID का मतलब होता है वर्चुअल आईडी। ठीक है ना, वर्चुअल आईडी, यहाँ पे ये जो सर्कल यहाँ पर स्क्वायर में जो है, रेड स्क्वायर में, ये क्या है, वर्चुअल आईडी। तो आजकल अगर आप चाहें तो आधार नंबर के बदले में क्या दे सकते हैं, वर्चुअल आईडी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जो अभी लेटेस्ट जो डिसीजन है आधार कार्ड के ऊपर वो क्या है, जिसके बाद ये VID का प्रावधान किया गया। अब देखिए ये मामला है 2013 का। ठीक है ना, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, PIL फाइल किया गया था। देखो PIL का मतलब होता है जनहित याचिका, ये कोई भी फाइल कर सकता है। ठीक है ना, ये हमारा जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, नागरिकों की न्यायिक सक्रियता, उसका एक पार्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो सबसे पहले 2013 में क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक क्या आया, जनहित याचिका आया, जिसमें जो अपना ये जो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि आधार कार्ड का जो इस्तेमाल है ये हर जगह हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई, किससे, प्राइवेसी एट स्टेक है, रिस्क है इसमें। ठीक है ना, प्राइवेसी खतरे में है। तो उस समय थे न्यायमूर्ति चमलेश्वर, तो इनकी अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने क्या कर दिया, अगस्त 2015 में यह निर्णय दिया कि आधार का जो इस्तेमाल है ये सिर्फ और सिर्फ PDS, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहाँ से गेहूँ चावल वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना, PDS, और जो LPG कनेक्शन है जहाँ से हम गैस सिलेंडर वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो PDS, इन्होंने क्या बोल दिया कि सिर्फ PDS
और एलपीजी, इन 2 ही सुविधा का लाभ लेने के लिए हमें आधार कार्ड यूज़ करना है, अदरवाइज़ हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब उसके कुछ दिन बाद ही क्या हो गया, जो हमारे चीफ जस्टिस थे उस समय CJI HL दत्तू, ठीक है, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा और जोर दिया कि मनरेगा, कहाँ पर, मनरेगा वगैरह में और उससे जो संबंधित और भी सेवाएं हैं उसमें आप आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर से PIL वगैरह आने लगे कि ये जो निजता का जो है, निजता का मामला, प्राइवेसी का, इसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इसके ऊपर डिबेट बढ़ता गया और जो फाइनली क्या हुआ, इसके ऊपर डिसीजन आ गया। ठीक है। और डिसीजन आ गया और इन्होंने क्या मान लिया कि ये मौलिक अधिकार है। ये कहा क्या है, मौलिक अधिकार है, और इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत रख दिया गया था। ठीक है। तो आज के समय ये क्या है, मौलिक अधिकार है। अब देखो फैसला क्या है यहाँ पर, इन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग अलग करके नहीं, बल्कि एक समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। आपने पढ़ा था ना 21 में क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम सेपरेट करके ना देखें, इसको हम इंटीग्रेटेड रूप से देखें। ऐसा किसने कहा, शीर्ष न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब आगे देखो उनके शब्दों में एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि इस संविधान में इसका जिक्र नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि संविधान में जो राइट टू प्राइवेसी है इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी गई है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 में ये पहले से ही मौजूद था। ठीक है, कि जीने का, जीवन जीने का अधिकार वगैरह जो है, इसी में ये चीज़ ऑलरेडी से इनहेरेंट है, अंतर्निहित है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और इनकी व्याख्या देख लीजिए, निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है क्योंकि यह जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है। निजता का अधिकार स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने के अन्य मौलिक अधिकारों के सहचर्य में लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लास्ट बस देख लो आप, अन्य मूल अधिकारों की तरह निजता के अधिकार भी युक्त निर्बंध की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि यह एक फंडामेंटल राइट है। अगर आर्टिकल आपको मेंशन करना हो तो 21 लिख सकते हैं आप। हालांकि उन्होंने क्लियर कट नहीं कहा है, लेकिन उनने इसको उसी से जोड़ दिया, जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया हुआ है। अब इससे क्या होगा, लोगों को एक डिग्निटीफुल लाइफ मिलेगा, लोगों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आप इसको देख लो, जो लोग मेंस लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एक ये डिसीजन आप पढ़ लो कि संविधान के अनुच्छेद 141 में क्या है, 141 में ये कहा गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो भी डिसीजन है इसको हम कानून के जैसे मान सकते हैं। ठीक है ना, 141 का ये मतलब होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश का कानून माना जाता है। जब निजता भी मौलिक अधिकार का हिस्सा बन गई है तो कोई भी व्यक्ति अपनी निजता के हनन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सीधे PIL फाइल करके न्याय की मांग कर सकता है। ठीक है ना, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि रिट जो होता है, रिट जारी कैसे करते हैं, 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी किसी भी नागरिक का क्या हो, किसी भी नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है ना, ये एक्सप्लॉइट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। और हाई कोर्ट क्या करेगा, इसको परिवर्तनीय करवाने के लिए, है ना, जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोग नोट्स इसके ज़रूर बनाना। ठीक है, धन्यवाद क्लास, जय हिंद।